देखो, अब मैं आपको बोल क्या रहा हूं, बोर्ड के ऊपर अपने को सबसे पहले कंसंट्रेट करना है। मैं आपको बोल क्या रहा हूं, बोर्ड पर सबसे पहले अपने को कंसंट्रेट करना है। कल अपन टैक्स पढ़ रहे थे, टैक्स के अंदर हमने डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन पढ़ी कि नहीं पढ़ी? फिर बोल रहा हूं, कल हम टैक्स पढ़ रहे थे, टैक्स के अंदर हमने कल की क्लास में डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन, क्या डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? यस सर, हमने कल डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन पढ़ी थी। अब मैंने बोला एनी टैक्स लेविड ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन, मैंने क्या बोला? एनी टैक्स लेविड ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड एज इनकम टैक्स, यही बताया। अच्छा बेटा, अब पर्सन टोटल कितने टाइप के होते हैं? पर्सन टोटल कितने टाइप के होते हैं? 7 टाइप के होते हैं। पर्सन टोटल कितने टाइप के होते हैं? 7 टाइप के होते हैं, बिल्कुल सर 7 टाइप के होते हैं। अब जैसे सातों टाइप में एक टाइप था इंडिविजुअल, फिर एक आया एचयूएफ, फिर एक फर्म आया, फिर कंपनी आया, फिर एओपी बीओआई आया, फिर लोकल अथॉरिटी आया, फिर अदर आर्टिफिशियल पर्सन आया। तो ऐसे करके पर्सन टोटल बेटा कितने टाइप के आए? टोटल 7 टाइप के पर्सन आए। बोलो आए कि नहीं आए? टोटल 7 टाइप के पर्सन आए। बोलो आए कि नहीं आए? बिल्कुल सर, टोटल 7 टाइप के पर्सन आए। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, बोर्ड पर कॉन्सेंट्रेट करना। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, बोर्ड पर कॉन्सेंट्रेट करना। सर अपन सारे पर्सन हैं यहां जितने बैठे हैं, और हम कौन सी कैटेगरी के पर्सन हैं? इंडिविजुअल। हम जितने लोग यहां बैठे हम सारे के सारे पर्सन हैं, और हम पर्सन में भी कौन सी कैटेगरी के पर्सन है बेटा? पर्सन में भी हम इंडिविजुअल कैटेगरी के पर्सन हैं। हालांकि हम सारे के सारे पर्सन हैं, हालांकि हम सारे के सारे पर्सन हैं, लेकिन हम सब तो टैक्स नहीं देते ना। हम सब तो टैक्स नहीं देते ना, या देते हैं? नहीं देते। क्यों नहीं देते बेटा हम सब टैक्स? जब हम सारे लोग पर्सन हैं तो हम लोग टैक्स क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारी इनकम ही नहीं आती। तो हर पर्सन को थोड़ी ना टैक्स देना होता है, हर पर्सन को थोड़ी ना टैक्स देना होता है। टैक्स देने की लायबिलिटी तो तभी आएगी ना जब आप क्या हो? टैक्स देने की लायबिलिटी तो तभी आएगी ना जब आपको इनकम आएगी। तो लॉ बोला हर वो पर्सन जिसको टैक्स देने की लायबिलिटी आ रही है, लॉ क्या बोला? हर वो पर्सन जिसको क्या देने की लायबिलिटी आ रही है? टैक्स देने की लायबिलिटी आ रही है, उसे हम असेसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असेसी। आज अपने को एक वर्ड सीखना है बेटा, आज अपने को एक वर्ड सीखना है बेटा। कौन सा वर्ड सीखना है सर हमें? सर हमें एक वर्ड सीखना है सबसे पहले, असेसी। कौन सा वर्ड सीखना है बेटा अपने को? असेसी। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं बोल क्या रहा हूं, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं बोल क्या रहा हूं। पर्सन क्या होता है? पर्सन क्या होता है? पर्सन होता है टोटल 7 तरह का। 7 लोगों को हम क्या बोलते हैं? पर्सन बोलते हैं। कितने लोगों को पर्सन बोलते हैं बेटा हम? 7 लोगों को पर्सन बोलते हैं। अब अपने को सबसे पहले ये समझना है, अब अपने को सबसे पहले समझना है कि हर पर्सन को टैक्स नहीं देना होता। जैसे आप सारे के सारे लोग पर्सन हो, आप सारे के सारे लोग क्या हो? पर्सन हो। पर आप सारे के सारे लोग तो टैक्स नहीं पे करते। आप सारे के सारे लोग तो टैक्स नहीं पे करते। क्यों नहीं पे करते? क्योंकि आपको इनकम ही नहीं आती। तो अब पर्सन को ही अपन असेसी बोल देंगे। किसको बेटा? पर्सन को ही असेसी बोल देंगे अगर पर्सन के ऊपर क्या आ रही है? टैक्स की लायबिलिटी आ रही है। तो एवरी पर्सन विल बी कॉल्ड एन असेसी, every person will be called an assessee if that person is liable to pay income tax, if that person is liable to pay income tax। जैसे आप सारे हो, आप में से किसी को भी इनकम टैक्स नहीं देना होता। आप में से किसी को भी इनकम टैक्स क्यों नहीं देना होता? क्योंकि आप में से किसी को इनकम आ ही नहीं रही। आप में से किसी को भी इनकम टैक्स क्यों नहीं देना होता? क्योंकि आपको किसी को इनकम आ ही नहीं रही। तो आप सारे के सारे पर्सन हो पर असेसी कोई भी नहीं हो। अब सारे के सारे क्या हो? पर्सन तो हो पर असेसी नहीं हो। पर जैसे मैं हूं, मैं पर्सन भी हूं और असेसी भी हूं। क्यों? क्योंकि मुझे टैक्स देना पड़ता है। तो आपसे कोई बोले असेसी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? असेसी रेफर्स टू अ पर्सन। असेसी वो वाला पर्सन है, असेसी रेफर्स टू अ पर्सन हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स और एनी अदर सम। असेसी वो पर्सन है जिसे इनकम टैक्स देना है और एनी अदर सम भी देना है। मैं क्या बोल रहा हूं? असेसी वो पर्सन है जिसे क्या देना है? इनकम टैक्स भी देना है और एनी अदर सम भी देना है। अब एनी अदर सम क्या हो गया? एनी अदर सम क्या हो गया? एनी अदर सम जैसे इंटरेस्ट हो गया, एनी अदर सम जैसे पेनल्टी हो गया। अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर एनी अदर सम क्या हुआ, तो मैं आपको बोलूंगा एनी अदर सम जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, एनी अदर सम जैसे कि पेनल्टी हो गई। तो आप कोई इनकम टैक्स या इनकम टैक्स से जुड़ी इंटरेस्ट या इनकम टैक्स से जुड़ी कोई पेनल्टी देने के लिए लायबल हो। अच्छा, इंटरेस्ट या पेनल्टी क्यों लगती है? इनकम टैक्स में इंटरेस्ट या पेनल्टी क्यों लगती है? सर इंटरेस्ट या पेनल्टी 2-3 अलग अलग सिचुएशंस में लगती है। जैसे आपने टैक्स का डिलेड पेमेंट कर दिया,
आपने टैक्स का क्या कर दिया, डिलेड पेमेंट कर दिया, आपने ड्यू डेट पे टैक्स नहीं चुकाया। तो अगर आपने टैक्स का डिलेड पेमेंट करा, अगर आपने टैक्स का क्या करा, डिलेड पेमेंट करा, और आपने ड्यू डेट पर टैक्स नहीं चुकाया, तो भी आपके ऊपर क्या लग जाएगी, इंटरेस्ट लग जाएगी, आपके ऊपर क्या लग जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी। आप पे पेनल्टी क्यों लगेगी, आप पे पेनल्टी क्यों लगेगी, आप पे पेनल्टी ये लगेगी, आप पे पेनल्टी ये लगेगी कि भाई आपने इंटरेस्ट या पेनल्टी क्यों चुकाई। आपने इंटरेस्ट या पेनल्टी क्यों चुकाई होगी, क्योंकि आपने इनकम टैक्स एक्ट के किसी ना किसी प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन किया होगा, उल्लंघन किया होगा, वायलेशन किया होगा। तो लॉ ये बोला, हर वो पर्सन, लॉ बोला हर वो पर्सन जो इनकम टैक्स देने के लिए लायबल है, इनकम टैक्स से जुड़ी कोई पेनल्टी देने के लिए लायबल है, इनकम टैक्स से जुड़ा कोई इंटरेस्ट देने के लिए लायबल है, उस पर्सन को बेटा क्या बोला जाएगा, उस पर्सन को बेटा क्या बोला जाएगा, असेसी। तो अगर आप मेरे से पूछते हो कि असेसी कौन है, अगर आप मेरे से पूछते हो कि असेसी कौन है, तो मैं क्या बोलूंगा, असेसी कौन है, मैं बोलूंगा असेसी रेफर्स टू एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स और एनी अदर सम। अगर आप इनकम टैक्स देने के लिए लायबल हो या इनकम टैक्स से जुड़ा कोई दूसरा सम देने के लिए लायबल हो, फिर बोल रहा हूं, अगर आप इनकम टैक्स देने के लिए लायबल हो या इनकम टैक्स से जुड़ा कोई दूसरा सम देने के लिए लायबल हो, तो आपको क्या बोला जाएगा, असेसी। अब आपको ये समझना है, असेसी में भी तीन तरह के असेसी होते हैं, असेसी में भी तीन तरह के असेसी होते हैं। एक डायरेक्ट असेसी होता है, एक इनडायरेक्ट असेसी होता है, और एक असेसी इन डिफॉल्ट होता है। असेसी में भी कितने तरह के असेसी होते हैं, तीन, डायरेक्ट असेसी, इनडायरेक्ट असेसी और असेसी इन डिफॉल्ट। डायरेक्ट असेसी कौन है, आज मान लीजिए मुझे इनकम आ रही है, आज मान लीजिए मुझे क्या आ रही है, इनकम आ रही है, और मैं अपनी ही इनकम पे टैक्स दे रहा हूं, तो मैं डायरेक्ट असेसी हूं। देखो डायरेक्ट असेसी तो सब होते हैं, डायरेक्ट असेसी होना मतलब अपनी इनकम पर टैक्स देना, डायरेक्ट असेसी होना मतलब अपनी इनकम पर टैक्स देना। लेकिन अब मैं आपको कुछ एक्सेप्शनल केसेस बताऊंगा, लेकिन अब मैं आपको कुछ क्या बताऊंगा, एक्सेप्शनल केसेस बताऊंगा। अब जो मैं आपको एक्सेप्शनल केसेस बताऊंगा, अब जो आपको मैं क्या बताऊंगा, एक्सेप्शनल केसेस बताऊंगा, इन केसेस में आपको अपनी इनकम पे तो टैक्स देना ही है, इन केसेस में आपको अपनी इनकम पे तो टैक्स देना ही है, बट इन केसेस में आपको और लोगों की इनकम पे भी टैक्स देना पड़ेगा। इन केसेस में आपको और लोगों की इनकम पे भी क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अपनी इनकम पे तो टैक्स देना ही है, चलो अपनी इनकम पे तो दे भी देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अब जो मैं आपको केसेस बताऊंगा, इन केसेस में आपको और लोगों की इनकम पे भी टैक्स देना पड़ता है। लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जो पेरेंट्स होते हैं, मान लो आपका कोई माइनर चाइल्ड है, माइनर चाइल्ड मतलब जिसकी एज 18 ईयर से कम है, तो माइनर चाइल्ड को जो इनकम आती है, किसको बेटा, माइनर चाइल्ड को जो इनकम आती है, वहीं रुको, माइनर चाइल्ड को जो इनकम आती है वो पेरेंट्स की इनकम पे जुड़ती है। माइनर चाइल्ड को जो इनकम आती है वो किसकी इनकम पे जुड़ती है, पेरेंट्स की इनकम पे जुड़ती है। और माइनर चाइल्ड की इनकम पे टैक्स भी किसको देना पड़ता है, माइनर चाइल्ड की इनकम पे टैक्स भी बेटा पेरेंट्स को ही देना पड़ता है। तो माइनर चाइल्ड को अगर इनकम आएगी तो वो जुड़ेगी भी पेरेंट्स की इनकम पे, और माइनर चाइल्ड को जो इनकम आएगी उसके ऊपर टैक्स भी कौन पे करेगा, पेरेंट्स। अब सोचना पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेरेंट्स अपनी इनकम पे टैक्स नहीं दे रहे, अपने बच्चों की इनकम पे टैक्स दे रहे। तो जब पेरेंट्स मान लो खुद की इनकम पे टैक्स दे रहे होंगे तब तो वो डायरेक्ट असेसी कहलाएंगे, पर जब वो पेरेंट्स अपने बच्चों की इनकम पे टैक्स देने जा रहे हैं तब वो इनडायरेक्ट असेसी कहलाएंगे। तो पहले असेसी कौन है, हर वो पर्सन जो टैक्स पे करने के लिए लायबल है वो असेसी है। पहले तो असेसी कौन है, हर वो पर्सन जो टैक्स पे करने के लिए लायबल है वो असेसी है। असेसी में भी कितने तरह के असेसी हो गए, दो। असेसी में भी हमने तो अभी दो ही पढ़े ना बेटा, असेसी में भी दो तरह के असेसी हो गए, एक तो डायरेक्ट असेसी हो गया और एक इनडायरेक्ट असेसी हो गया। खुद की इनकम पे अगर आपको टैक्स देना है तो आप डायरेक्ट असेसी हो, और किसी और की इनकम पे आपको टैक्स देना है तो इनडायरेक्ट असेसी हो, जिसका एक एग्जांपल मैंने दिया माइनर का। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे, इस पे हमें पूरा एक चैप्टर पढ़ना होगा जिसे बोला जाता है क्लबिंग ऑफ इनकम। मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे और चैप्टर का नाम क्या रहेगा, चैप्टर का नाम रहेगा क्लबिंग ऑफ इनकम। तो जो बहुत सारे केसेस आएंगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑब्वियसली हमारे सिलेबस में, तो उन सभी केसेस के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ऐसा हो रहा होगा कि इनकम किसी और को आ रही होगी और टैक्स किसी और को देना है। तो जब हमें खुद की इनकम पे टैक्स देना है तब हम डायरेक्ट असेसी हैं, जब हमें किसी और की इनकम पे टैक्स देना है तब हम इनडायरेक्ट असेसी। एक बंदा दोनों बनेगा। मान लो मेरा एक बच्चा है 6 साल का,
उसने 2 लाख रुपए कमाए और मैंने खुद ने 20 लाख रुपए कमाए, तो मैं अपने 20 लाख पे भी टैक्स दे रहा हूं, अपने बच्चे के 2 लाख पे भी टैक्स दे रहा हूं। तो अपने 20 लाख रुपए के लिए तो मैं डायरेक्ट एसएससी हूं, और मेरे बच्चे के 2 लाख रुपए के लिए मैं इनडायरेक्ट एसएससी हूं। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर कोई भी पर्सन खुद की इनकम पे टैक्स देने के लिए लायबल है तो डायरेक्ट, और किसी और की इनकम पे टैक्स देने के लिए लायबल है तो इनडायरेक्ट एसएससी कहलाएगा। एक चीज और समझो, एक चीज और समझो, समझोगे तो आएगा। सर एक होता है असेसी इन डिफॉल्ट, जो हमने ऊपर समझा भी। असेसी इन डिफॉल्ट कौन है? मान लीजिए किसी पर्सन ने इनकम टैक्स के प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन कर दिया। मान लीजिए किसी पर्सन ने किसका? इनकम टैक्स के प्रोविजंस का उल्लंघन कर दिया, कॉन्ट्रावेंशन कर दिया। अब मान लीजिए इनकम टैक्स के प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन या उल्लंघन करने की वजह से, किसका? इनकम टैक्स के प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन या उल्लंघन करने की वजह से आपके ऊपर कोई पेनल्टी या इंटरेस्ट लग गई, तो आप कहलाओगे वो असेसी जिसने डिफॉल्ट किया है, यानी असेसी इन डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट की वजह से उसे क्या देनी है? पेनल्टी या इंटरेस्ट। अब जैसे जैसे हम टैक्स पढ़ते जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग सेक्शन आएंगे, हर सेक्शन में अलग अलग पेनल्टीज आएंगी, हर सेक्शन में अलग अलग इंटरेस्ट आएगा। तो जब भी आप उन सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन करोगे तो आप पे पेनल्टी लगेगी, और जब भी आप पे पेनल्टी लगेगी आप क्या कहलाओगे? असेसी इन डिफॉल्ट। बोलो आया? अच्छा, अब एक चीज समझनी है, सारे के सारे असेसी, सारे के पर्सन होते हैं। सारे के सारे असेसी क्या होते हैं? पर्सन होते हैं। सारे के सारे असेसी क्या होते हैं? पर्सन होते हैं। पर सारे के सारे पर्सन असेसी नहीं होते। जैसे आप सारे पर्सन हो, पर आप असेसी कब बनोगे? जब आपके ऊपर टैक्स देने की लायबिलिटी आएगी। मैं हूं, मैं असेसी भी हूं, और भाई असेसी सारे पर्सन है, ऑल असेसीज आर पर्सन्स, बट ऑल पर्सन्स आर नॉट असेसी। आप तभी बनते हो जब आप पे टैक्स देने की लायबिलिटी आती है। आज के बाद हम पर्सन वर्ड यूज ही नहीं करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे टिल एंड ऑफ योर सिलेबस वी विल ओनली टॉक अबाउट असेसी, क्योंकि जो पर्सन टैक्स देगा हमें तो उसी से मतलब है, जो टैक्स ही नहीं देगा इनकम टैक्स को, उससे क्या मतलब है साहब? तो पर्सन ही असेसी में कन्वर्ट होता है जब उसकी टैक्स देने की लायबिलिटी आती है। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो फटाफट इससे बोर्ड को रीड करते हैं, फटाफट इसको क्या करते हैं बेटा, बोर्ड से रीड करते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। आती है बात समझ में? आती है क्या बात समझ में? बिल्कुल सर आती है, क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल सर आती है। देखो रीड करते हैं, आइए इसको रीड करते हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा? डेफिनेशन ऑफ असेसी। स्पेलिंग देख लेना, ASSESSEE, ये असेसी की स्पेलिंग है। सेक्शन कौन सा लग रहा है? सेक्शन 2 का क्लॉज 7। तो इधर देखना क्या लिखा है? एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे क्या? इनकम टैक्स। हर वो पर्सन जिसको क्या देना है? इनकम टैक्स देना है, और एनी अदर सम देना है। या तो आपको इनकम टैक्स देना है या कोई एनी अदर सम देना है। अब एनी अदर सम क्या हो गया? एनी अदर सम हो गया कोई इंटरेस्ट हो गई, कोई पेनल्टी हो गई। एनी अदर सम क्या हो गया? कोई इंटरेस्ट हो गया, कोई पेनल्टी हो गई। तो कोई भी इंटरेस्ट या पेनल्टी अगर आपको देनी है, कोई भी इंटरेस्ट या पेनल्टी अगर आपको देनी है, तो आप क्या कहलाएंगे? असेसी। तो इनकम टैक्स या एनी अदर सम, एनी अदर सम क्या होगा? इंटरेस्ट या पेनल्टी। तो क्या लिखा है? एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स और एनी अदर सम रिलेटेड टू इनकम टैक्स इज कॉल्ड एन असेसी। अब मैंने आपको क्या बताया कितने टाइप के असेसी होते हैं? डायरेक्ट असेसी, इनडायरेक्ट असेसी और असेसी इन डिफॉल्ट। डायरेक्ट असेसी कौन है? वेयर अ पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स विद रिस्पेक्ट टू हिज ओन इनकम, खुद की इनकम पे टैक्स दे रहा है, ही विल बी कॉल्ड डायरेक्ट असेसी। इनडायरेक्ट असेसी कौन है? वेयर अ पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स विद रिस्पेक्ट टू इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन। आपको खुद की इनकम पे टैक्स नहीं देना, आपको, मैं क्या कह रहा हूं, खुद की इनकम पे टैक्स नहीं देना, बल्कि आपको किसी और पर्सन की इनकम पे टैक्स देना है। तो जब आपको खुद की इनकम पे टैक्स नहीं देके किसी और पर्सन की इनकम पे टैक्स देना होता है, जब आपको खुद की इनकम पे टैक्स नहीं देके किसी और पर्सन की इनकम पे टैक्स देना होता है, तो यू आर कॉल्ड इनडायरेक्ट असेसी। और फिर एक आया असेसी इन डिफॉल्ट। असेसी इन डिफॉल्ट कौन है? वेयर अ पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स इंटरेस्ट, वेयर अ पर्सन इज लायबल टू पे एनी इंटरेस्ट और पेनल्टी। मान लो आपको कोई इंटरेस्ट देना है, आपको कोई पेनल्टी देनी है, क्या बोल रहा है? वेयर अ पर्सन इज लायबल टू पे इंटरेस्ट और पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स लॉ। मान लीजिए आपने इनकम टैक्स के लॉ के प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, मान लीजिए आपने इनकम टैक्स के जो भी नियम एवं कानून है उसका
कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, उसके लिए अगर आपको इंटरेस्ट या पेनल्टी देनी है तो यू विल बी कॉल्ड असेसी इन डिफॉल्ट। मुझे बताइए असेसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फटाफट बोलिए। सभी बच्चों को असेसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अपने को आज के बाद पर्सन वर्ड यूज करना है या असेसी वर्ड यूज करना है? हमें आज के बाद असेसी वर्ड यूज करना है। आती है बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, डायग्राम आप बनाएंगे और पक्का बना लीजिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा कि अपन भूल जाए बनाना। मेरे को पता है आपके बीकॉम के एग्जाम्स आने वाले हैं, पर बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 मिनट लगेंगे, 2 डायग्राम रहेंगे, एक ये और एक इसके बाद वाला जो आपको बनाना रहेगा। तो प्लीज गड़बड़ मत करिएगा, थोड़ा सा घर पे टाइम निकालिएगा और ये डायग्राम्स बना लीजिएगा। मैं फिर बोल रहा हूं प्लीज गड़बड़ मत करिएगा, थोड़ा सा टाइम निकालना है, वो निकाल लीजिएगा और ये डायग्राम बना लीजिएगा। आती है बात समझ में? नहीं आती है जल्दी से बोलिए। चलूं आगे? आगे चलूं? यस सर आगे चल सकते हैं अपन। तो अभी अपन ने कौन से वर्ड की डेफिनेशन पढ़ ली? अभी हमने कौन से वर्ड की डेफिनेशन पढ़ ली? अभी बेटा हमने असेसी वर्ड की डेफिनेशन सीख ली है। किस वर्ड की? असेसी वर्ड की डेफिनेशन सीख ली है। चलो आगे। बिल्कुल सर चलो आगे। अब सबसे मेन कॉन्सेप्ट आ रहा है, अगर आपको इनकम टैक्स में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है, आपको इनकम टैक्स नहीं समझ में आएगी, ध्यान रखना। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपको इनकम टैक्स में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो आपको किसी भी हालत में इनकम टैक्स नहीं समझ में आएगी। लेट मी बी वेरी 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 क्लियर अबाउट दैट। तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के समझ के इसके ऊपर फोकस कर लेना। फिर बोल रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के समझ के इसके ऊपर क्या कर लेना? फोकस कर लेना। ठीक है, बात समझ में आती है या नहीं आती? क्या कॉन्सेप्ट है देखो सुनना। सर एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन अपने साथ में सीखेंगे, एक प्रीवियस ईयर की सीखेंगे और एक असेसमेंट ईयर की। देखो सुनो आराम से, पहले हमें टैक्स का पेमेंट करना है। अब देखो इंडिया में क्या होते हैं, कुछ टैक्सेस तो मंथली पे होते हैं, कुछ टैक्सेस क्वार्टरली पे होते हैं और कुछ टैक्सेस ईयरली पे होते हैं। या तो मंथली पे होंगे या क्वार्टरली पे होंगे या ईयरली। जैसे जीएसटी है, जीएसटी का पेमेंट मंथली होता है, महीने के महीने। जीएसटी पे कैसे होता है? अगले महीने की 20 तारीख तक। जैसे अप्रैल का जीएसटी है तो मई में 20 मई को, मई का जीएसटी है तो जून में 20 जून को, ऐसे पे होता है। तो जीएसटी तो पे होता है मंथली की मंथली। उसी में स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, जीएसटी में स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं। सरकार ने कहा यार स्मॉल ट्रेडर बेचारा गरीब आदमी है, वो कहां महीने के महीने देने जाएगा, तो स्मॉल ट्रेडर को बोला तू क्वार्टरली दे दे। स्मॉल ट्रेडर को बोला तो क्वार्टरली दे दे। तो जीएसटी में कुछ लोग तो अपना जीएसटी मंथली चुका रहे हैं और जीएसटी में कुछ लोग अपना जीएसटी क्वार्टरली चुका रहे हैं। फिर बोल रहा हूं, जीएसटी में कुछ लोग अपना जीएसटी मंथली चुका रहे हैं और जीएसटी में कुछ लोग अपना जीएसटी क्वार्टरली चुका रहे हैं। क्लियर है बात? अब मंथली क्वार्टरली तो चलो जो चुका रहा है वो चुका रहा है, वो एक अलग चीज है। मैं कह रहा हूं मंथली या क्वार्टरली तो जो चुका रहा है वो चुका रहा है, वो एक अलग चीज है। अब इनकम टैक्स का जो पेमेंट होता है वो ना मंथली होता है ना क्वार्टरली होता है। इनकम टैक्स का पेमेंट बेटा ईयरली होता है। आपको पूरे साल का इनकम टैक्स एक साथ जमा करना है, मंथली भी नहीं करना, क्वार्टरली भी नहीं करना। सरकार ने कहा तो आराम से धंधा कर, पूरे साल पैसा कमा और हमें टैक्स बाद में जमा करा देना, लास्ट में जमा करा देना। तो होता क्या है, इनकम टैक्स में ये रूल होता है, इनकम टैक्स में ये रूल होता है कि आपने इस साल जो इनकम कमाई है उसका टैक्स आप नेक्स्ट ईयर जमा करोगे, सेम ईयर में भी नहीं। जितनी भी इनकम मैं इस साल कमाऊंगा उसका टैक्स कब जमा करूंगा? नेक्स्ट ईयर में जमा करूंगा। तो मैंने आज इस साल पूरे साल जो भी इनकम कमा ली, इस साल पूरे साल मैंने क्या कमा ली? जो भी इनकम कमा ली, उस इनकम का टैक्स मेरे को कब जमा करना है? नेक्स्ट ईयर में जमा करना है। इस पूरे साल में जो भी बेटा मैंने क्या कमा ली? इनकम कमा ली। मैं फिर बोल रहा हूं, इस पूरे साल में बेटा मैंने जो भी इनकम कमा ली, पूरे साल की जो इस पूरे साल की मेरी कमाई है, उस पूरे साल की कमाई पे मुझे टैक्स कब देना है? इनकम टैक्स कब देना है? अगले साल देना है, नेक्स्ट ईयर देना है। तो इनकम टैक्स का पेमेंट बेटा कैसे होता है? इनकम टैक्स का पेमेंट बेटा कैसे होता है? इनकम टैक्स का पेमेंट बेटा ईयरली होता है। तो जो इस पूरे साल में मैंने इनकम टैक्स कमाया है, इस पूरे साल में मैंने क्या कमाया है? इनकम टैक्स कमाया है। वो पे कब होगा? वो पे कब होगा? नेक्स्ट ईयर पे होगा। आती है पहले क्या बात समझ में? मतलब इसको मत देखो एक बार बोर्ड पे क्या लिखा है, आप ये समझो अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 24-25। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो। फाइनेंशियल ईयर 24-25 कब से चालू हुआ था? 1 अप्रैल 2024 से, और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2025 को, बस आने वाली है 2 महीने बाद। तो अब इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितना भी टैक्स मैं कमाऊंगा वो मैं अगले फाइनेंशियल ईयर में जमा करूंगा, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। बोलो आया? या उल्टा बोल सकते हो, लॉ ने उल्टा ही बोला है। लॉ क्या सीधा बोल देगा
तो इनके क्या पेट में दर्द हो जाता है, ठीक है। इनको क्या सीधी बात बोलनी आई नहीं है कभी, पता नहीं क्यों नहीं आई है। तो या तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम का टैक्स फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जमा होगा, या उल्टी बात ये बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, ये क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में फाइनेंशियल ईयर 24-25 का टैक्स जमा होगा। एक ही तो बात है। अभिषेक सर 9 बजे टैक्स और 10 बजे लॉ बढ़ाएंगे, या उल्टा बोल लो 10 बजे लॉ और 9 बजे टैक्स बढ़ाएंगे। तो इनकम टैक्स ने कहा हम 9 से 10, 10 से 11 नहीं बोलेंगे, हम 10 से 11 और 9 से 10 बोलेंगे। बोले हम उल्टा बोलेंगे, हम उल्टे लोग हैं, बोले हम उल्टी बातें करेंगे। फैक्ट है, बता रहा हूं ना। तो पहले तो मैं इसको इसीलिए छेड़ ही नहीं रहा अभी बोर्ड को, तो मैं तो पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करा रहा हूं कि हमें 1 साल का टैक्स अगले साल देना है। तो अच्छा, आप सपोज करो फाइनेंशियल ईयर 25-26 की इनकम है, तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 की इनकम का टैक्स कब दूंगा, फाइनेंशियल ईयर 26-27 में, मानते हो। अच्छा मुझे बताओ फाइनेंशियल ईयर 23-24 का टैक्स कब दूंगा, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। यानी मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि मैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 में फाइनेंशियल ईयर 23-24 का टैक्स दूंगा, मैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 में फाइनेंशियल ईयर 24-25 का टैक्स दूंगा। बोलो आया। अब लॉ बोला जिस ईयर में आप इनकम कमा रहे हो, जिस ईयर में आप इनकम अर्न कर रहे हो, कमा रहे हो, जिस ईयर की इनकम है उसे तो हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर। क्या बोलेंगे? और पहले सुनो मेरी बात, प्रीवियस ईयर सिर्फ इसका नाम है, प्रीवियस ईयर सिर्फ इसका नाम है, सिर्फ एक नाम है। मतलब प्रीवियस ईयर से आप ऐसे मत समझना कि अच्छा पिछला साल, नहीं। प्रीवियस ईयर सिंपली नेम, जैसे इसका नाम चिराग है तो इसका मतलब थोड़ी है कि दिया लेके घूम रहा है हमेशा इसलिए नाम चिराग रख दिया, नाम है उसका चिराग, बस ठीक है चिराग है, इसका नाम मनन्य है, जस्ट अ नेम। आप उसका अनुवाद करने मत जाइए कि अच्छा प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला साल होता होगा। जैसे ही आपने ये किया आपका जीरो आ गया। प्रीवियस ईयर का क्या मतलब है बताओ? प्रीवियस ईयर वो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें इनकम अर्न की जा रही है, जिस ईयर में मैं इनकम कमा रहा हूं वो प्रीवियस ईयर कहला रहा है, और जिस ईयर में आप टैक्स देंगे वो कहलाएगा असेसमेंट ईयर। जिस ईयर में टैक्स दिया जाएगा वो कहलाएगा असेसमेंट ईयर। तो जैसे सिंपल सा समझो, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो इनकम अर्न हुई उसका टैक्स में फाइनेंशियल ईयर 25-26 में दूंगा। फिर बोल रहा हूं, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो इनकम अर्न हुई उसका टैक्स में फाइनेंशियल ईयर 25-26 में दूंगा। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 हो गया प्रीवियस ईयर, और फाइनेंशियल ईयर 25-26 हो गया असेसमेंट। जिस ईयर में इनकम कमा रहे हो वो प्रीवियस ईयर है, और जिस ईयर में टैक्स दे रहे हो वो असेसमेंट ईयर है। बोलो आया? इतना सा समझे, आप इसको डिटेल में समझाएंगे। अभी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट डेवलप कराया है, अभी सिर्फ एक क्या डेवलप कराया है? कॉन्सेप्ट डेवलप कराया है। अब बोर्ड पर देखना ध्यान से, अब बोर्ड पर देखना ध्यान से, मैं आपको बोल क्या रहा हूं, समझोगे तो आ जाएगा। देखना इधर। अब जैसे एक फाइनेंशियल ईयर हो गया 24-25, कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो गया बेटा? एक फाइनेंशियल ईयर हो गया 24-25। अब ये जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, इसमें जो मैं इनकम कमाऊंगा उसका टैक्स दूंगा मैं कौन से फाइनेंशियल ईयर में? फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। तो जिस ईयर में टैक्स दे रहे हो वो तो क्या हो गया? असेसमेंट ईयर हो गया। और जिस ईयर में हमने इनकम अर्न करी है, जिस ईयर में हमने इनकम अर्न करी है वो क्या हो गया? प्रीवियस ईयर हो गया। जिस ईयर में हमने इनकम अर्न करी है वो क्या हो गया? प्रीवियस ईयर हो गया। और जिस ईयर में हमने इनकम कमाई है वो क्या हो गया? असेसमेंट ईयर हो गया। आती है बात समझ में? नहीं आती है बोलिए यस और नो। अब प्रॉपर डेफिनेशन समझेंगे। आपसे कोई पूछे प्रीवियस ईयर क्या है तो बोलेंगे प्रीवियस ईयर रेफर्स टू दैट फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न। जिस साल आपने इनकम कमाई है वो प्रीवियस ईयर है। और प्रीवियस ईयर का अगला वाला साल कौन सा है? असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर कौन सा है? बोले असेसमेंट ईयर रेफर्स टू दैट फाइनेंशियल ईयर इन विच टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ प्रीवियस ईयर विल बी कैलकुलेटेड। मतलब हम 24-25 की जो इनकम है वो कैलकुलेट 25-26 में करेंगे। हम 24-25 का जो टैक्स भी है वो कैलकुलेट
26 में करेंगे और गवर्नमेंट को डिपॉजिट भी 25 26 में ही करेंगे। बोलो आ रहा है क्या? तो प्रीवियस ईयर तो बेटा वो ईयर है जिसमें आप इनकम कमा रहे हो। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, प्रीवियस ईयर तो वो ईयर है जिसमें आप इनकम कमा रहे हो, और प्रीवियस ईयर का टैक्स कौन से ईयर में दे रहे हो? असेसमेंट ईयर। तो जिस ईयर में इनकम कमाई जा रही है उसे प्रीवियस ईयर बोला जा रहा है, और जिस ईयर में उसका टैक्स दिया जा रहा है उसे, मतलब आप ये समझो कि हम असेसमेंट ईयर में जो इनकम कैलकुलेट करेंगे वो प्रीवियस ईयर की करेंगे, जो टैक्स भी कैलकुलेट करेंगे वो प्रीवियस ईयर का करेंगे, और जो गवर्नमेंट को भी करेंगे वो प्रीवियस ईयर का ही करेंगे। बोलो आ रहा है? प्रीवियस ईयर में जो इनकम कैलकुलेट करेंगे वो असेसमेंट ईयर की करेंगे। उल्टा बोल दिया, असेसमेंट ईयर में जो इनकम कैलकुलेट करेंगे वो प्रीवियस ईयर की करेंगे, असेसमेंट ईयर में जो टैक्स कैलकुलेट करेंगे वो प्रीवियस ईयर का करेंगे, और जो टैक्स डिपॉजिट भी करेंगे वो प्रीवियस ईयर का करेंगे। बोलो आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा? अरे आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? तो हम असेसमेंट ईयर में इनकम प्रीवियस ईयर की कैलकुलेट कर रहे हैं, टैक्स भी असेसमेंट ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को डिपॉजिट भी प्रीवियस ईयर का ही टैक्स कर रहे हैं। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे आ रहा है क्या? तो आपको कोई बोले असेसमेंट ईयर डिफाइन करो तो आप क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर इज दैट फाइनेंशियल ईयर in which total income and tax liability of previous year will be calculated and deposited to the government. तो अगर आप टोटल इनकम भी प्रीवियस ईयर की कैलकुलेट कर रहे हो, आप टैक्स भी प्रीवियस ईयर का कैलकुलेट कर रहे हो, और फिर जाके गवर्नमेंट को उसको डिपॉजिट भी कर रहे हो, फिर जाके उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट भी कर रहे हो, तो हम बोलेंगे कि वो ईयर असेसमेंट ईयर है। तो जिस ईयर की इनकम है, जिस ईयर में इनकम कमाई जा रही है वो प्रीवियस ईयर है। समझ में आ रही है क्या बात? तो देखो आपको एक चीज समझनी होगी, अब क्या है, अगर अपन लीगल डेफिनेशन में जाएंगे, किस में जाएंगे? लीगल डेफिनेशन में आप जाओगे तो लॉ में क्या सब उल्टा लिखते हैं, लॉ में अगर आप जाओगे तो ये लोग प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन कैसे लिखते हैं? लॉ में प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन कैसे लिखते हैं? लॉ बोलता है प्रीवियस ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर। सर असेसमेंट ईयर से जस्ट पिछले वाला जो साल है, किससे? असेसमेंट ईयर से जस्ट पिछले वाला जो साल है वो प्रीवियस ईयर है। असेसमेंट ईयर से जस्ट पिछले वाला जो साल है वो प्रीवियस ईयर। इनकम टैक्स में बस इतना लिखा है, ये जो रेड कलर में लिखा है मैंने लिखा है। इनकम टैक्स में क्या लिखा? बस ये प्रीवियस ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर। मतलब आज असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाला साल क्या है? प्रीवियस ईयर। क्या बोल रहे हैं? प्रीवियस ईयर का क्या मतलब बोल रहे हैं ये लोग? प्रीवियस ईयर का क्या मतलब बोल रहे हैं? प्रीवियस ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर का मतलब है वो फाइनेंशियल ईयर, जो असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले आएगा। ठीक है, ये लॉ में लिखा है। और पता है असेसमेंट ईयर का क्या मतलब है? लॉ में अगर आप पढ़ने जाओगे, लॉ बोलता है असेसमेंट ईयर मींस अ फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April एंड एंडिंग ऑन 31st March। बस इतना सा लिखा है। लिटरली बोल रहा हूं, अगर आप सेक्शन पढ़ने जाओगे ना, गूगल पे तो सब मिलता ही आजकल, ऐसे तो है नहीं गूगल पे कुछ मिलता नहीं है। असेसमेंट ईयर का सेक्शन है सेक्शन 2 का क्लॉज 9, और प्रीवियस ईयर का सेक्शन है सेक्शन 3। जब आप ये सेक्शन पढ़ने जाओगे तो उन सेक्शन में सिर्फ उतना लिखा हुआ है जो मैंने येलो में लिखा है, दैट्स इट, इतना सा लिखा हुआ है। बट एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअल कॉन्सेप्ट बेटा ये है, होगा क्या, हम 25-26 में क्या करेंगे? 25-26 में हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे ऑफ टोटल इनकम ऑफ 24-25 इन 25-26। फिर हम क्या करेंगे? टैक्स भी निकालेंगे। टैक्स विल ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फॉर 24-25 इन 25-26 एंड डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट। तो बेसिक कहानी है कि जिस ईयर में इनकम निकल रही है, इनकम का टैक्स निकल रहा है और सरकार को जमा हो रहा है, वो असेसमेंट ईयर है। और जिस ईयर इनकम कमाई जा रही है वो
प्रीवियस ईयर। हम असेसमेंट ईयर में हमेशा कौन से साल की इनकम लेंगे? प्रीवियस ईयर की। टैक्स भी कौन से साल का निकालेंगे? प्रीवियस ईयर का। और जमा भी कौन से साल का टैक्स करेंगे? प्रीवियस ईयर का। अब ये ऐसे ही चेंज होता रहेगा। जैसे अब अपने क्या है, अपने क्या है देखो मैं बताता हूं सर। हर साल टैक्स रेट्स आती हैं, चेंज होती हैं, हर साल टैक्स के रूल्स चेंज होते हैं। तो हमें वो टैक्स के रूल्स पढ़ने हैं जो 1 फरवरी 24 को जो बजट आया था उसमें जो रूल्स आए थे। हर साल गवर्नमेंट एक बजट लाती है। गवर्नमेंट का बजट जब पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो उसे बोलते हैं फाइनेंस एक्ट। क्या बोलते हैं? मैं क्या बताऊं, हर साल गवर्नमेंट एक बजट लाती है और गवर्नमेंट का बजट जब पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो गवर्नमेंट के बजट को पार्लियामेंट में पास होने के बाद, गवर्नमेंट के बजट को पार्लियामेंट में क्या होने के बाद, पास होने के बाद बोला जाता है फाइनेंस एक्ट। गवर्नमेंट के बजट को पार्लियामेंट में पास होने के बाद क्या बोला जाता है बेटा? गवर्नमेंट के बजट को पार्लियामेंट में पास होने के बाद, गवर्नमेंट के बजट को पार्लियामेंट में क्या होने के बाद, पास होने के बाद हम क्या बोलते हैं? फाइनेंस एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंस एक्ट। तो अभी नया फाइनेंस एक्ट आएगा 1 फरवरी 25 को। बस आ गई 1 फरवरी 25। वो वाला फाइनेंस एक्ट हमें नहीं पढ़ना है। हमारे सिलेबस में रहेगा फाइनेंस एक्ट 2024। और फाइनेंस एक्ट 2024 के अकॉर्डिंग हमारा प्रीवियस ईयर रहेगा 24-25 और असेसमेंट ईयर रहेगा 25-26। जितने सवाल करने वाले हैं, जितने क्वेश्चन करने वाले हैं, वो प्रीवियस ईयर 24-25 यानी असेसमेंट ईयर 25-26 के करने वाले हैं। और अपने को क्लियर रहना है कि असेसमेंट ईयर में जो इनकम निकलेगी वो प्रीवियस ईयर की निकलेगी, जो टैक्स भी निकलेगा वो प्रीवियस ईयर का निकलेगा। और ये चेंज होता रहेगा। जैसे अभी करंट में प्रीवियस ईयर 24-25 चल रहा है और असेसमेंट ईयर 25 अभी चल रहा है। बस जैसे ही अब नया बजट आ जाएगा तो नए बजट के लिए प्रीवियस ईयर 25-26 हो जाएगा और असेसमेंट ईयर 26-27। इसका मतलब ये होगा कि प्रीवियस ईयर 25-26 में जो इनकम कमाई जाएगी उसका टैक्स असेसमेंट ईयर 26-27 में दिया जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमें कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़ना है? 2024, ना कि फाइनेंस एक्ट 2025। नया फाइनेंस एक्ट जो आने वाला है 5 दिन बाद, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। याद रख पाओगे क्या ये बात? तो यहां पर आकर मेरी तरफ से कॉन्सेप्ट खत्म होता है प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का। क्लियर है? ये वाला डायग्राम मैं चाहता हूं आप साथ के साथ बना लो क्योंकि बहुत फंडामेंटल है। जो इससे प्रीवियस डायग्राम था उसके लिए करीबन करीबन हाफ पेज की जगह छोड़ देना। एंड प्लीज कंप्लीट दिस डायग्राम हैंड टू एंड बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आती है बात समझ में? बनाना चालू कीजिए फटाफट। बात नहीं बेटा, बात करने का टाइम नहीं दिया। यस बेटा, बिल्कुल फिक्स डेट होती है। एक 31 जुलाई और एक 31 अक्टूबर। अब कब कौन सी डेट अप्लाई होगी वो आगे के चैप्टर्स में आपको पढ़ाएंगे। 2 डेट्स होती हैं, 31 जुलाई और एक 31 अक्टूबर। जिनको ऑडिट करवानी होती है उनको 31 अक्टूबर, जिनको ऑडिट नहीं करवानी होती है उनको 31 जुलाई। लेकिन वो आपको पढ़ाएंगे। सेक्शन बता देता हूं 44A B। AB 44AB। इससे पहले वाला डायग्राम करीबन करीबन हाफ पेज का है तो वो डायग्राम हम बना लेंगे। पहले आप ये वाला डायग्राम कंप्लीट कर लीजिए, वो आप घर पे बना लेना। ये वाला अभी बना लीजिए क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
बन गया क्या डायग्राम? बना लो भाई, इतना टाइम नहीं है। चलो फटाफट से कंप्लीट करो। और कल का आप लोगों को लीव देना है, फिर कल का लीव देना है तो मैं आप लोगों को शेड्यूल बना के मैसेज कर दूंगा क्लासेस का। 28 29 तो लीव है ही, 30 को भी आपका पेपर है, 30 को भी लीव है, 31 को लीव है, तो वो मैं आपको मैसेज बना के कर दूंगा कि कब तक लीव है, फिर कब से वापस से क्लास को रिज्यूम करेंगे, ठीक है? वो मैं पूरा एक बार बीकॉम का शेड्यूल मेरे पास है, उसके अकॉर्डिंग मैं दे दूंगा। आप लोग में से बाई चांस अगर किसी का बीकॉम ना हो, किसी को की क्लासेस वगैरह छुट्टी हो, तो मेरे से बैकअप ले लो। इस टाइम को यूटिलाइज करके अपना कवर कर लेना। जो लॉ में छूटा है, या जो टैक्स में छूटा है, या जो कॉस्ट में छूटा है, या जो अकाउंट्स में छूटा है, वो सब अपना मेकअप कर लो, ठीक है? चलो ये बात जरूर याद रखना, साइड में लिख लेना कि अभी अपन कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़ रहे हैं। हम लोग बेटा फाइनेंस एक्ट 2024 पढ़ रहे हैं। कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़ रहे हैं? फाइनेंस एक्ट 2024 पढ़ रहे हैं। आती है बात समझ में? नहीं आती है बोलो यस और नो। आती है बात समझ में? फिनिश्ड। चलूं आगे? आगे चलूं क्या? आगे चलूं क्या? जल्दी बोल दो। चल लूं आगे? पक्का? वेरी गुड, आगे बढ़ रहा हूं। हटा दूं डायग्राम? चलिए अब बेटा एक लास्ट टॉपिक बस मैं आज की क्लास का आपको पढ़ाऊंगा एक बार के लिए, और अब सीधे नेक्स्ट क्लास में से आगे प्रैक्टिकल चालू होना है। क्या चालू होना है? प्रैक्टिकल चालू होना है, ठीक है? तो आज एक ये लास्ट थ्योरी टॉपिक पढ़ के क्लास एंड कर देते हैं, जिससे सीधे जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे क्या चालू कर देंगे? प्रैक्टिकल चालू कर देंगे, ठीक है? टैक्स की कैलकुलेशन सिखाना चालू कर दूंगा मैं आपको, ठीक है? एक आखिरी टॉपिक अब आप समझ लो, जब नेक्स्ट क्लास में आओगे मैं शुरुआत की 10 मिनट लेकर पहले पूरा आपको क्या करा दूंगा? रिवाइज करा दूंगा, और वो रिवाइज करा के वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू पोर्शन। आती है बात समझ में? चलिए अब मैं बोल क्या रहा हूं? बोर्ड पर कॉन्सेंट्रेट करना। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं बोल क्या रहा हूं? बोर्ड पर कॉन्सेंट्रेट करना। सर एक असेसी जितनी भी इनकम अर्न करता है, हमने बहुत सारी इनकम पढ़ी है, हमने इनकम की लिस्ट पढ़ी है नहीं पढ़ी? रेंट, रॉयल्टी, फीस, कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैजुअल इनकम, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, गिफ्ट, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर इनकम, एटसेट्रा। एक एसआईसी जितनी भी इनकम अर्न करता है, जितनी इनकम्स पॉसिबल हैं, लॉ ने बोला हम उन इनकम्स को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। लॉ ने क्या बोला? उन इनकम्स को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो अपने को क्या समझना है? एक एसआईसी बेटा जितनी भी इनकम अर्न करता है, दे आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, और उन 5 पार्ट्स को क्या बोला जाता है? उन 5 पार्ट्स को बोला जाता है बेटा हेड्स ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं? हेड्स, HEADS, हेड्स ऑफ इनकम। तो एक सिंपल सी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जितनी भी इनकम अर्न करोगे वो 5 पार्ट में डिवाइड करी जाएगी, और उन 5 पार्ट्स को क्या बोला जाएगा? हेड्स ऑफ इनकम बोला जाएगा। उसमें कौन कौन से हेड आएंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो अपने को एक सिंपल सी क्लैरिटी लेनी है। एक एसआईसी जितनी भी इनकम अर्न करेगा, दे विल बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, दे विल बी कॉल्ड एज हेड्स ऑफ इनकम। अब इनको 5 पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर रहे हैं? जैसे अपन ने इतनी सारी इनकम पढ़ी, वो कितने पार्ट में डिवाइड हुई? 5। कौन से 5 पार्ट? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सवाल ये उठता है कि हमने एसआईसी की इनकम को 5 पार्ट में डिवाइड करा क्यों है? चलो एसआईसी की इनकम 5 पार्ट में डिवाइड हो रही है, वो तो मुझे समझ में आ रहा है, बट सवाल ये उठता है कि हमने एसआईसी की इनकम को 5 पार्ट में डिवाइड करा क्यों है? सर हमने एसआईसी की इनकम को 5 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है, प्लीज सुन लेना, हमने एसआईसी की इनकम को कितने पार्ट में? 5 पार्ट में डिवाइड किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि हर इनकम का कैलकुलेशन अलग है। तो जो सिमिलर नेचर की इनकम है, जिनकी सिमिलर कैलकुलेशन है, उनको एक हेड में रखा गया। जो डिफरेंट कैलकुलेशन है उनको अलग हेड में। जैसे मैं आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा, मैं सीखना क्या है? कैलकुलेशन ही तो सीखनी है। तो जैसे जितनी इनकम सिमिलरली कैलकुलेट होती है वो एक हेड में रख दी, फिर और जो इनकम सिमिलरली कैलकुलेट होती है वो दूसरे हेड में रख दी। तो ऐसे करके हमने टोटल इनकम को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 5। तो उन्हीं 5 पार्ट को क्या बोला जाता है? हेड्स ऑफ
इनकम। जैसे आज मैं बताता हूं, आपको सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है, कमीशन मिलती है, आपने सुना होगा प्रोविडेंट फंड करके एक होता है, प्रोविडेंट फंड, ये वाली सारी इनकम जॉब से रिलेटेड है, तो इनको इनकम फ्रॉम सैलरी में डाल दिया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में तो एक इनकम आती है रेंट की, रेंट की इनकम आएगी तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। फिर आप बिजनेस करो, कोई सा भी बिजनेस करो, बिजनेस कोई सा भी, चाहे हजारों तरह के बिजनेस होते हैं, कोई सा भी करो। प्रोफेशन, कोई सा भी प्रोफेशन, सीए, सीएस, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, इंटीरियर डेकोरेटर, लॉयर, एडवोकेट, वो सब के लिए बिजनेस, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस। कैपिटल गेन एक हेड बना दिया। कैपिटल गेन में क्या किया, असेट बेचने पे आने वाले सारे प्रॉफिट, गोल्ड बेचो, सिल्वर बेचो, शेयर बेचो, डिबेंचर बेचो, बॉन्ड बेचो, लैंड बेचो, बिल्डिंग बेचो, बेचो, कैपिटल गेन। और फिर इन्होंने बोला जिसका कोई नहीं होता उसका अदर सोर्स होता है। इन्होंने कहा कि जो इनकम ऊपर वाले चारों हेड में नहीं आई, उन्होंने कहा जो इनकम ऊपर वाले चारों हेड में नहीं आई, वो हम कहां डाल देंगे, अदर सोर्स में डाल देंगे। तो ऐसे करके ऐसे जितनी भी इनकम अर्न कर रहा था उनको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, और उन 5 पार्ट्स को क्या बोल दिया गया, हेड्स ऑफ इनकम। आती है बात समझ में, नहीं आती है बोलिए यस और नो। तो क्या बोल रहे हैं हम, ऑल द इनकम्स टू बी अर्न बाय एन एसआईसी विल बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स कॉल्ड एज हेड्स ऑफ इनकम। कौन कौन से हेड है, इनकम फ्रॉम सैलरी जिसका सेक्शन 15 है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जिसका सेक्शन 22 है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जिसका सेक्शन 28 है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेक्शन 45 एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 56। और फिर बताओ, अच्छा लॉजिक बताओ क्यों डिवाइड किया हेड्स में, करा वो अच्छी बात है, हर चीज लॉजिक से सीखनी चाहिए, पर हेड्स में डिवाइड करा क्यों है, क्योंकि सबका कैलकुलेशन अलग अलग है। तो जो इनकम सिमिलर कैलकुलेशन वाली, ये मत बोलो रेट अलग है, मैंने कहीं नहीं बोला रेट अलग है, मैंने बोला इनका कैलकुलेशन अलग है। तो कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए इनकम्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया जिसे बोला गया हेड्स ऑफ इनकम। क्लियर है, चलिए फटाफट से, बस ये छोटू सा टॉपिक है, इसको नोट डाउन कीजिए। टैक्स की क्लास आज कंक्लूड होती है। टैक्स में आज हमने टोटल 4 कॉन्सेप्ट सीखे। एक तो हमने सबसे पहले तो क्लास में आज सीखा एसएससी, एक हमने सीखा प्रीवियस ईयर, एक हमने सीखा असेसमेंट ईयर, और फिर एक हमने सीख लिया हेड्स ऑफ इनकम। अब ये बेसिक्स खत्म हो गए टैक्स के, क्या खत्म हो गए, बेसिक्स। अब क्या स्टार्ट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन। करिए नोट डाउन, वेट कर रहा हूं आपका।